Good evening, students. Good evening, sir. Today I am going to start from effect of force. I already told you what was the effect of force. Force का effect क्या क्या था, तो हमने बताया हुआ था फोर्स क्या क्या कर सकता है. ठीक है, हमारे आसपास तो हम तो फोर्स ही फोर्स देखते हैं, फोर्स का इफेक्ट ही देखते हैं. ठीक है, कैसे? कोई कार जा रही है, वॉल से स्ट्राइक कर गई, समझ में आया ना क्या इफेक्ट है फोर्स का, पूरा क्रश हो जाता है. ठीक है, यानी कि बॉडी के शेप को इसने चेंज कर दिया. जब कार स्ट्राइक कर रही कहीं पर, तो क्या हो गया, कितना अच्छा शेप चेंज होता है, देखते हो ना कार का. तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को लिए और उसको स्क्वीज कर दिया, दबा दिए, तो शेप चेंज हो गया. समझ में आ गया. अब और फोर्स क्या कर सकता है, किसी बॉडी को मूव करा सकता है, किसी बॉडी को मूव करा सकता है. अगर हम कोई एक स्टेशनरी बॉल ले लिए, उसके बाद हमने क्या किया, उसको रोल ओवर ग्राउंड पर कर दिए, तो क्या पहले तो रुका था, बाद में उसका स्पीड हो गया, मोशन हो गया. तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी. अगर मोशन में है तो उसको रोक भी सकते हैं. तो यानी कि बॉडी के स्टेट को बदल सकता है फोर्स. क्या स्टेट, रेस्ट को मोशन में ला सकते हैं, मोशन को रेस्ट में ला सकते हैं. फोर्स और क्या कर सकता है, बॉडी के डायरेक्शन को बदल सकता है. जैसे अगर कोई बॉल यहां आ रही है, ठीक है, या फुटबॉल आ रही, तो हमने किक किया तो क्या हुआ, उसका डायरेक्शन बदल गया. हमने कहा इस तरफ आ रही थी, अभी मैंने जब हिट किया तो उस तरफ चली गई, तो डायरेक्शन बदल गया ना. तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी. ठीक है, क्लियर. फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉडी. साइज कैसे, अगर हमने एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचा तो बड़ा हो गया ना, साइज बदल गया. समझ में आ गया, क्लियर. तो फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉडी. समझ में आ गया बात. जो हमने लिखाया भी था, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, नहीं लिखाया था? yes, sir. बहुत सारे इफेक्ट का फोर्स का मैंने लिखाया था, एक बार आप लोग कॉपी में देख लो. मैंने बताया था व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. यस राजदीप. हाँ, फोर्स का दूसरा डेफिनेशन बता दूं. अच्छा, आप कौन सा डेफिनेशन जानते हो, पुश और पुल वाला जानते हो? वो वाला मैं क्लास में एग्जाम में शेयर मार्क्स में. अच्छा, कोई बात नहीं. दूसरा डेफिनेशन अगर लिखोगे तो फोर्स लिख सकते हो. फोर्स इज दैट cause which change और या कॉज से अच्छा एक और वर्ड लिखो, ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल इफेक्ट which change or tends to change the state of body. ये दूसरा डेफिनेशन है फोर्स का. ठीक है, राजीव पूछे थे ना, ये रहा दूसरा डेफिनेशन. ओके, यानी कि फोर्स वो एक्सटर्नल इफेक्ट है, ये एक्सटर्नल बाहर से लगता है, एक्सटर्नल इफेक्ट है जो बॉडी के स्टेट को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है. जैसे हम इस वॉल पर धक्का दे रहे हैं, हम जरूरी नहीं है वॉल को मूव करा देंगे, हमने कोशिश किया, हो सकता है नहीं मूव करे, बट अगर हम डेस्क को हमने फोर्स लगाया तो मूव करा दिया. तो किसी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को या तो बदल देता है या तो बदलने की कोशिश करता है. यू कैन राइट दैट. तो चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, ये आप लिख सकते हो. सर टेंड्स मतलब कोशिश करना, बोलो. It is the physical agency which can change or tries to change the state of the body. लिखा है ना, आप देखो, इट इज अ फिजिकल एजेंसी लिखा है, तो हमने उसके बदले एक्सटर्नल इफेक्ट लिखा है, दोनों एक ही है. अब देखो, विच चेंज और ट्राइज टू चेंज है, तो मैंने टेंड्स टू चेंज लिखा है, मैंने थोड़ा और एडवांस इंग्लिश यूज किया. वो कोशिश करना और ये टेंड्स टू चेंज, कोशिश करना, एक ही चीज होता है. मैंने थोड़ा और इंग्लिश को ये कर दिया. टेंड्स टू चेंज, चेंज करने की कोशिश करता है, एक ही वर्ड है. सर ने जो बताया हमने वही बताया, बस यहाँ टेंड्स टू चेंज, ट्राइज टू चेंज, आई रोट टेंड्स टू चेंज. ठीक है, और इफेक्ट ऑफ फोर्स तो बताया ही था मैंने.
नेक्स्ट अब देखो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं। हम लोग वेट को लेते हैं तो वेट भी मेजर कर सकते हैं, यूनिट किलोग्राम केजी। वेट लेते हैं तो वेट को भी मेजर करते हैं, यूनिट किलोग्राम। समझ में आ गया? टाइम को लेते हैं तो टाइम को भी मेजर करते हैं, सेकेंड, घंटा, मिनट, आवर, मिनट, ये हो गया। ठीक है। डेंसिटी लेंगे तो डेंसिटी भी मेजर करेंगे, केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं। हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम बता देंगे आपको। अगर मान लो कि आपको, ठीक है, लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को मीटर में मेजर कर सकते हैं। समझ आ गया? तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं हम लोग सबको मेजर कर सकते हैं, और सबके लिए एक यूनिट होती है। तो क्या फोर्स को भी मेजर किया जा सकता है? यस। जब सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो फोर्स को क्यों नहीं माप सकते? फोर्स को क्यों नहीं मेजर कर सकते? यस, फोर्स को भी मेजर किया जाता है कि हमने कितना फोर्स बॉडी पर लगाया। अगर हमने बोला कि आपने इस बॉडी पर कितना फोर्स लगाया, तो क्या बोलोगे? इतना फोर्स लगाया सर, इतना फोर्स लगाया ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, कुछ तो वेट। अगर बोलेंगे व्हाट इज योर, आपका वेट क्या, वजन क्या है? इतना वजन है सर, इतना वेट है मेरा इतना वेट है सर, मेरा इतना, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना। तो देयर शुड बी सम वैल्यू। तो वैसे ही जैसे कि 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, कुछ तो बोलोगे, 50 केजी कुछ तो बोलोगे। वैसे ही फोर्स जब आपने लगाया तो फोर्स को भी तो मेजर करेंगे, उसके लिए भी तो कुछ क्वांटिटी होना चाहिए। तो फोर्स को मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं हम लोग? न्यूटन, जो कि एसआई यूनिट होता है फोर्स का। ठीक है, ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ बोलो। सर एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, सिंबल इंटरनेशनल एसआई का सिंबल इंटरनेशनल, सिंबल ऐसा है ना, सिंबल इंटरनेशनल बोलो। हाँ, सिंबल इंटरनेशनल बोलो। ठीक है, लेकिन नहीं वो कोई बात नहीं। कभी कभी देखना कोई हम लोग फुल फॉर्म देते हैं ना, तो वो आगे पीछे नाम होता है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर, ठीक है, जैसे आईसीएससी बोलते हैं, आईसीएससी बोलते हैं ना, लेकिन क्या होता है, पहले सी आता है, काउंसिल ऑफ इंडियन ऐसे करके होता है ना, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। किससे स्टार्ट होता है? सी से स्टार्ट होता है। बट आईसीएससी बोर्ड किससे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तो वो कोई बात नहीं है उसके लिए। तो यहां देखो, अभी इसके बाद आ जाओ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट, अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से दिखाते हैं। क्लियर? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हम इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से दिखाते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, वो क्या होता है? वो होता है हमारा डाइन। और इसे किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है। जब भी यूनिट लिखते हैं ना, सबसे, हाँ, साइंटिस्ट के नाम पे है। साइंटिस्ट के नाम पर है ना, तो मगर तो सर कैपिटल एंड सिंबल दिखाते हैं, बट जब नेम पूरा लिखोगे, जब साइंटिस्ट के नाम पर होता है, आप पूरा नेम लिखते हैं तो पहला स्मॉल होता है। देख लो बुक में, बुक में देख लो, आप लोग चेक करो। ठीक है, ठीक है, हाँ, सीजीएस, ये सीजीएस है, दिस इज सीजीएस। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड बोल सकते हो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट कम्स रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, अब ये हो गया। अब आ जाओ रिजल्टेंट फोर्स। अब मैं आपको रिजल्टेंट फोर्स पहले समझा देता हूं, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स। देखो, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है हम अभी बताएंगे। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, अब सुनो,
जब मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं। मान लो इधर भी एक फोर्स लग रहा है, इधर भी एक फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का नेट इफेक्ट कुछ और होगा। बात समझ में ना क्या बोल रहे हैं? उस फोर्स का नेट इफेक्ट कुछ और होगा। तो वो जो इफेक्ट होगा वही वो होता है, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। वो नेट इफेक्ट होता है रिजल्टेंट फोर्स। जैसे मान लो एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, हमने रोप लगा के हम उसको इधर खींच रहे हैं एक रस्सी लगा के इधर, ठीक है, और कोई इंसान एक रोप लगा के उधर खींच रहा है दोनों तरफ। अगर मान लो इधर का ताकत ज्यादा हुआ तो इधर मूव करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर का फोर्स होगा। अगर उधर ज्यादा ताकत है तो उधर मूव करेगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स कहां का होगा? उधर का होगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब सपोज करो इसने 10 न्यूटन से रोप को इधर खींचा, और ये इंसान क्या कर रहा है? 5 न्यूटन से रोप को उधर खींच रहा है, तो इसका ताकत ज्यादा है, तो न्यूटन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 5 न्यूटन होगा। किस तरफ? इस तरफ, इस साइड। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है। पर अगर मान लो ये 15 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है उसको, और दोनों का देखो, तब रिजल्टेंट फोर्स होगा 5 न्यूटन। किधर? उस तरफ, उधर खींचाएगा ना, ज्यादा फोर्स उधर है, दैट्स कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली आपको लिखना है, जब बहुत सारे फोर्स बॉडी पर एक्ट करता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो रिजल्टिंग फोर्स होता है, जो बॉडी पर एक्ट करता है, या नेट फोर्स बोल सकते हो, जो बॉडी पर एक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स बोल सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स का लिख सकते हो, इफ मेनी फोर्सेस act on a body simultaneously, मतलब एक साथ, ठीक है, then net effect of force is called resultant force. Resultant फोर्स, तो फोर्स के नेट इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर? आ गई समझ में बात? ठीक है। हाँ, नेट मतलब होता है कि टोटल, जैसे मैंने बोला ना, जैसे अगर कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है और 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो 10 न्यूटन वाला जीतेगा क्योंकि उसके पास 5 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा है। तो वो एक्स्ट्रा जो 5 न्यूटन फोर्स हुआ वो नेट फोर्स हो गया, 5 मतलब नेट फोर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5 आएगा ना। समझ में आ गया? दैट इज नेट इफेक्ट। क्लियर? बात समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहे हैं? अब आप बहुत बार देखोगे, ये डेस्क है, ठीक है, ये डेस्क है। अब हम इसको मान लो कि उधर धक्का दे रहे हैं, ठीक, उस साइड धक्का दे रहे हैं, मान लो हम 20 न्यूटन से उधर धक्का दे रहे हैं, कोई इस तरफ धक्का दे रहा है, कितना? 30 न्यूटन से, 30 न्यूटन से, तो 10 न्यूटन इधर इफेक्ट होगा। क्यों? 30 न्यूटन उसका ज्यादा फोर्स है, तो उसका डायरेक्शन जहां होगा ये बॉडी उधर मूव करेगा, बट कितने न्यूटन से? 10 न्यूटन। वो क्या? नेट रिजल्टेंट फोर्स। आफ्टर दैट इट कम्स कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, कुछ फोर्सेस होता है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये हमने डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। हाँ, क्लासिफिकेशन में ही आएगा कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो क्लासिफिकेशन फोर्स में आएगा कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, हाँ बोलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का क्लासिफिकेशन में देखिए दो टाइप का आ रहा है फोर्स। फर्स्ट फोर्स अगर लिखोगे ऐसे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है,
कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? डेली हम लोगों को कॉन्टैक्ट फोर्स का इफेक्ट फील होता है, डेली फील होता है, कभी ना कभी हो ही जाता है। घर में यहाँ आए, बदमाशी किए, एनिमेशन लगा दिया, तड़ाक, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना? क्यों बोलो? हैंड से यहाँ टच हुआ ना, तो टच हुआ और फोर्स का इफेक्ट हुआ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गया? अब मान लो आपको कुछ चीजों को खींचना है, तो डेस्क को आपने पकड़ा, उसके बाद ना खींचोगे, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना पकड़े तो खींच नहीं पाओगे, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट। मस्कुलर फोर्स हो गया ना, पकड़ने के लिए आपने मसल्स का ताकत लगाया, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गया? ओके। हमको कुछ उठाना है, तो उठाने के लिए भी हमें पकड़ना पड़ेगा ना, तो कॉन्टैक्ट में तो आना होगा ना उसके, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं। बट वेयर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या? हाँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? वो फोर्स जो बॉडी पर दूर से ही लगता है, दूर से ही वो फोर्स बॉडी को खींचे, बट कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट ना हो। जैसे कि हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम मैग्नेट रख दें और कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस उधर रख दें, तो क्या होगा? मैग्नेटिक सब्सटेंस इसको खींच लेगा ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस को खींच लेगा, तो फोर्स दूर से ही लगा ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने इस को रखा यहाँ पर, उसके बाद मैंने क्या किया? इसको छोड़ा, तो छोड़े तो नीचे ही जाएगा ना, व्हाई? अर्थ का ग्रेविटी इसको खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गया? हमने कंघी से बाल को रब किया, उसका छोटे छोटे पेपर के पीस के पास ले गया, वो खींचने लगता है ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दैट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम ड्राई हेयर को मैंने कंघी से ड्राई हेयर को अपने कॉम्ब किया, उसके बाद छोटे छोटे पेपर के पास आप लेके जाते हो कंघी, तो वो पेपर्स उसमें खींचने लगता है, ट्रैक्ट होने लगता है, दैट इज कॉल्ड खींच लेता, तो वो दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गया? तो नाउ अब कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर हम लिखेंगे तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है हमारा? मस्कुलर फोर्सेस। तो जितने टाइप के मस्कुलर फोर्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स मतलब मसल से लग, हाँ, यस अगेन श्योर। फर्स्ट यू हैव गॉट मस्कुलर फोर्स, समझ में आ गया? यू गॉट इट, ठीक है? तो ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर मस्कुलर फोर्सेस। अब अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, तो द फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब कभी कोई बॉडी पर अगर फोर्स लगे, बट उस फोर्स को लगाने के लिए बॉडी को छूना ना पड़े, दूर से उस पर फोर्स लगे, खींचे, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे चुंबक रखते हैं मैग्नेट, या मैग्नेटिक सब्सटेंस रखे तो खींच देता है ना, तो दूर से ना खींचा पहले, तो फोर्स तो दूर से लगना स्टार्ट हो गया ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इस बॉडी को खींचा अर्थ ने, तो क्या हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है? तो एग्जांपल तो वही तो बताया ही, अभी लिखा भी देते हैं आप लोगों को। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गया, ठीक है? उसके बाद आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गया। ये सब किस में आ गया? ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गया, ठीक है? वही तो मैंने बोला कि जब आप बाल में कंघी करते हो, तो कंघी में एक चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो पेपर को खींचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राई हेयर से। ऑयली नहीं, ज्यादातर ड्राई हेयर में ज्यादा अच्छा होता है, समझ में होता है, बट ड्राई हेयर में अच्छा होता है। अभी समझ में आ गया ये बात? अच्छा, तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ। अच्छा सुनो, कॉन्टैक्ट फोर्स का डिफिनेशन, कॉन्टैक्ट लिखो ना, लिखो। आप अगर रब करके इतने बड़े पेपर के पास लेके आओगे, तो इतना बड़े पेपर को कैसे खींचेगा? तो हेवी मास है, भारी है। छोटे बिट्स ऑफ पेपर के पास करो तब ना, हाँ, वो खींचेगा।
आप बोलोगे सर ये तो हवा से उड़ गया, एक काम करो आप ट्राई करो, अब तो नहीं लगेगा ना हवा, अब करो ट्राई करो, ठीक है, देखो देखो ट्राई करो। सर देखिए, सर बेइज्जती क्या सर बेइज्जती खींचेगा खींचेगा, हो गया सर। खींचता है, देखो देख लो खींच रहा है। ओके नाउ चलो 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 स्टॉप इट, लेट मी कंटिन्यू विद द टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ देखो, a contact force acts when two bodies are in actual physical contact. A contact force acts, हम मिटा देंगे, आप लोग को लिखना है लिखो, मिटा देंगे। A contact force acts when two bodies are in actual physical contact, that is called contact force, ठीक है। अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डिफिनेशन लिखेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स acts when a body is not in actual physical contact, ठीक है। ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। देखो मैंने आपको कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा दिया, एग्जांपल भी दे दिया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा दिया, एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। इज इट क्लियर? चलो नाउ यस, के बाद क्या है? टू बॉडीज आर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट, ये बॉडीज है, ठीक है, दीज आर बॉडीज, ये बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहले इसको कर लो। अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास फ्रॉम with the topic force on friction, frictional force, will continue with the frictional force. Is it okay? समझ में आ गई? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Last class I discussed what is energy, ठीक है, work done, and what is the relationship between energy and work done. Work done और energy के बीच में relationship क्या होता है बताए थे ना आपको लास्ट क्लास में, उसके यूनिट्स को भी बताए थे। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, दोनों का सेम यूनिट होता है, डिफरेंट कुछ नहीं है। क्यों? दोनों एक ही टाइप का टर्म है, ठीक है। एनर्जी नहीं होगी तो काम करना मुश्किल है, काम करना है तो एनर्जी चाहिए, दोनों, दैट इज बोथ आर सेम यूनिट, ठीक है। आज हम बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहले यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल, जूल होता है यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग एक चीज यहाँ पर बता सकते हैं, एक जूल ऑफ एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड वन जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जूल क्या होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू जूल, और जूल हम लोग को पता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, यहां पर बता रहा है a body is said to possess energy of 1 joule if it can do 1 joule of work or if 1 joule of work is done by it, ठीक है। अगर बॉडी 1 जूल वर्क करे, ठीक है, तो बोलते बॉडी हैज 1 जूल ऑफ एनर्जी। अगर वर्क डन 1 जूल होगा तो हम बोलेंगे बॉडी हैज 1 जूल ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? क्योंकि अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी होगा तभी ना 1 जूल के बराबर वर्क करेंगे, इतना खाएंगे तभी ना उसी हिसाब से काम करेंगे, इतना खाओगे तो आई मीन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी एनर्जी उतना वर्क। तो अगर 1 जूल एनर्जी है बॉडी का तब तो 1 जूल वर्क परफॉर्म करेंगे,
1 जूल एनर्जी नहीं तो 1 जूल वर्क क्या परफॉर्म करेंगे, समझ में आ गया। बट एक्चुअली 1 जूल पर वर्क परफॉर्म कब होगा, जब हम किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके उस बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दें, तब हम बोलेंगे हमने जो वर्क किया सर, हमने 1 जूल वर्क कर डाला। हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया सर और बॉडी को हमने 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो कितना वर्क हमने किया, 1 जूल वर्क हमने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो हम वो 1 जूल वर्क परफॉर्म करने के पहले हमारे अंदर कितनी एनर्जी थी, 1 जूल, समझ में आ गया, तभी हम उसको यूटिलाइज कर पाए। और भी ज्यादा थी बट हमने 1 जूल एनर्जी को यूटिलाइज किया, हमने 1 जूल एनर्जी को यूटिलाइज किया टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क डन। मेरी बात को समझना, क्लियर। इस टर्म में किसी को कोई दिक्कत है, इस टर्म में किसी को कोई दिक्कत है, No, sir. नहीं, यस, सर, अगर वहाँ पे 2 न्यूटन है तो जो डिस्प्लेस करेगा 2 ही होना चाहिए, तो करंट नहीं है, यहाँ 2 न्यूटन नहीं है, यस, हाँ, अगर डिस्प्लेस किया 3 मीटर या उससे ज्यादा 2 होना चाहिए। अगर आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया और 2 न्यूटन फोर्स लगा के अगर आपने 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया तो आपने 2 जूल वर्क परफॉर्म किया। और अगर वहाँ पे 3 मीटर हुआ तो हाँ, कोई बात नहीं, अगर मान लो कि आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, और आपने 3 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो आपका, ठीक है, वो आपका वो 2 जूल या 3 जूल नहीं कहलाएगा फिर वो, ठीक है। तो वो सिंपल आप बोलोगे कि वर्क डन इक्वल टू 2 न्यूटन इंटू 3 मीटर, तो दैट इज 6 न्यूटन मीटर। और तो ऐसे कर सकते हो 6 इंटू 1 न्यूटन मीटर, तो 6 जूल, हाँ 6 जूल कह सकते हो, 6 जूल, यस, नो प्रॉब्लम, 6 जूल कह सकते हो। बात समझ में आ गया। हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो गया ना, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो 3 टू 6 न्यूटन मीटर, 6 इंटू 1 न्यूटन मीटर, 6 इंटू 1 न्यूटन मीटर 1 जूल, यानी कि 6 जूल। कंसंट्रेट कर पा रहे हो, क्या बोला मैंने। Yes, sir. अगर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो 20 जूल वर्क डन हमने किया। सर, मतलब अगर दोनों डिफरेंट हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो हाँ। टाइप मिलते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई सीधा हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई कर देना तो जूल कर वो जूल, हाँ उतनी जूल ऑफ एनर्जी, उतना जूल ऑफ एनर्जी था तो हमने वर्क डन परफॉर्म किया, कितना, 20 जूल 30 जूल जो भी होगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो वर्क परफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है या तो वो रेस्ट के कंडीशन में हो या तो वो मोशन के कंडीशन में हो, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब बोलोगे सर रेस्ट के कंडीशन में जो होती है वो तो पोटेंशियल होती है, मोशन के कंडीशन में जो होती है वो तो काइनेटिक होती है, तो मैकेनिकल बोल रहे हैं सर। यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने बोला बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है या तो रेस्ट में हो, रेस्ट के स्टेट में हो या तो मोशन के स्टेट में हो, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया। अगर केवल बॉडी मोशन में है, अगर मोशन में है तो इन दैट केस एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। अगर रेस्ट में है, किसी पोजीशन में है बॉडी, देन दैट केस एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया। बट हम ये कह रहे हैं कि कभी रेस्ट में आता है कभी मोशन में आता है, इन दैट केस बॉडी हैज मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया। यानी कि रेस्ट में हो या मोशन में हो, इन दैट केस मैकेनिकल एनर्जी। ओनली रेस्ट में हो या किसी स्टेट में हो तो पोटेंशियल, अगर मोशन में केवल हो तो काइनेटिक। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, ओके। सो मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? यानी हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि इट इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, या दूसरी तरह से बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल
energy possessed by body due to its rest or motion is called mechanical energy. ठीक है, that is called mechanical energy. हाँ, MECHANICAL. एक मिनट, एम ये वाला ए लग रहा है. चलो कोई बात नहीं है. अरे इतना तो खुद सोचा जा सकता है. मैकेनिकल एनर्जी तो छोटी छोटी बात है. दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. ओके, ना देखो, तो मैकेनिकल एनर्जी हैज टू पार्ट. मैकेनिकल एनर्जी हैज टू पार्ट. मैकेनिकल एनर्जी हैज टू पार्ट. मैकेनिकल एनर्जी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया. एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब प्लीज कैमरा को इधर उधर डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया. आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लिखा रहा हूं. और पोटेंशियल एनर्जी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया. एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ये चार्ट इसलिए बनाए कि आपको समझ में आएगा. हम एक एक टर्म एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम बता देंगे. हमने ये चार्ट बनाया आपके इजी के लिए. आप देखो, हमें बोला तो एनर्जी को मैंने दो कैटेगरी में बांटा, पोटेंशियल, काइनेटिक. पोटेंशियल को मैंने फर्दर दो कैटेगरी में बांटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब मेरी बात को सुनो. हम अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, आर यू राइटिंग? लिख रहे हो? नाउ विल कंटिन्यू आफ्टर दिस. देखो, अब आप लोग की कॉपी में लिखा हुआ है. सुनो, आप लोग की कॉपी में लिखा है, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था मैकेनिकल एनर्जी को. पहला पार्ट क्या था मैकेनिकल एनर्जी का? फर्स्ट वाज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, क्या था? एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पोजीशन. यानी कि किसी पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, या पोजीशन क्या होता है, समझा दीजिए. देखो, मान लो ये मेरा, ये क्या है मार्कर, है ना. अब हमने क्या किया, ये मेरे हैंड में है ना, हैंड में है. तो इसका हैंड के रेस्पेक्ट में, याद रखना, हैंड के रेस्पेक्ट में, मेरे हैंड के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है. हैंड के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है. अब हमने क्या किया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने नहीं बताया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है,
क्यों? अगर मैं ये हटा दूं अभी भी हाथ तो ये नीचे गिर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे हैंड के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब इसको हमने ऐसे उठा दिया किसी सर्टेन हाइट पर, तो हमने क्या किया, हमने इस पर वर्क डन किया, हमने इस पर काम किया, वर्क डन किया। क्या किया? हमने फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन किया हमने। तो अब जो हमने वर्क डन इस पर किया, वो इसके अंदर जाकर के इसके अंदर वर्क डन किस फॉर्म में जाके स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। समझ में आ गया? हमारा वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब छोड़ेंगे गिरेगा, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वापस से काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो हमने वर्क डन किया, क्यों, कैसे किया सर? हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हमने वर्क डन किया, इसके अंदर किस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? यस सर। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये पोजीशन है ना, ये तो सर्टेन पोजीशन है ना। तो अब इसके अंदर जो है वो दैट पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा, जब हम मान लो कोई इलास्टिक मटेरियल को खींचते हैं, जैसे मान लो कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग, नो सर। सर रबर। सर रबर बोल सकते हो, स्प्रिंग बोल सकते हो। नो सर क्यों? साहिल क्या बोले? वाई नो सर? बोलो ना जल्दी, डोंट वेस्ट द टाइम। मेरी रेस्पॉन्स दैट इज ऑल्सो इलास्टिक। सुनो, कोई भी इलास्टिक मटेरियल लो, लिसन, अब कोई भी इलास्टिक मटेरियल लो, क्या इलास्टिक वही होता है? अंडरवे नहीं होता? टिक 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 होता है ना। मेरी बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इलास्टिक मटेरियल, कोई भी इलास्टिक मटेरियल लो, उसको क्या करेंगे हम लोग? स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे। अब उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गिव मी, देखो, ये देखो, ये अभी तक इसके अंदर में कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो, फोर्स लगाया, एनर्जी क्या था? वर्क डन, एनर्जी वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये देखो, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब मैं छोड़ूंगा तो ये अपना शेप को रीगेन कर लेगा। मेरी बात समझ में आ गई? सो दिस, तो ये किस में होता है? किसी भी इलास्टिक मटेरियल में होता है। ठीक है, हो सकता है वो स्प्रिंग हो सकता है रबर बैंड हो, और मैंने एग्जांपल दिया, आप लोग समझ ही गए। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स जहां इलास्टिक पोटेंशियल। क्लियर? समझ में आ गया? इलास्टिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी possessed by body due to its position or configuration is called पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब अगर मैं इसके टाइप्स की, अभी मैंने टाइप्स का बात बोला, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोले थे। ठीक है, इसमें हमने लिखाया था पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लिखोगे, इफ वी रेज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी से रिलेटेड है। हाँ, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट of mass m, ठीक है, against the influence of gravity
gravity G up to a certain height H, then gravitational potential energy equal to m into G into H, ठीक है, mgh कितना यूनिट। समझ में आ गया? अगर हम किसी बॉडी को जिसका मास m है उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में रेस करते हैं किस हाइट तक, अप टू अ सर्टेन हाइट h, तब उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसका वैल्यू होगा mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, g इज द ग्रेविटी हमने उसको भी मेंशन कर दिया है, और h हाइट हमने उसको भी मेंशन कर दिया है। तो हमने इस तीनों को मेंशन कर दिया है। अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो गॉट इट, समझ में आ गया? यस सर। ओके, उठा के ठीक है, मिटा दूं? हो गया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब हम लोग किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो हम उस पर जो वर्क डन करते हैं ना वो स्टोर्ड होता है उसमें। हमने दबाया या खींचा तो हमने वर्क डन किया ना, वो उसके अंदर स्टोर होता है किसी एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग को हम खींचेंगे या स्ट्रेच ये करेंगे तो रबर बैंड को भी, कोई भी इलास्टिक मटेरियल, एनी इलास्टिक मटेरियल, ओके, ठीक है। हाँ, सिर्फ खिचड़ी वाला आके समझना क्या चाहते हो ये बताओ, कुछ और तो नहीं है? इसलिए नहीं लगता सर। अरे तुम कुछ भी करो, तुम खींचो, प्रेस करो, दबाओ, कुछ भी करो, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग कंप्रेस करेंगे नहीं तो चलो कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू करो। सर खींचने से साइज और शेप बढ़ता है क्या? हाँ, छोड़ो, अब वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात है, पहले देखो ये समझ में आ गया ना, आगे जा रहे हैं। देखो यार, नेक्स्ट सम अदर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कुछ दूसरे एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का। देखो इधर, नेक्स्ट कुछ और फॉर्म्स है एनर्जी का, ठीक है, क्लियर। तो कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या क्या है, यहाँ देखो, हमने अभी बताया। दूसरा फॉर्म क्या है, बैठो, दूसरा फॉर्म क्या है, हमने बताया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताया ना, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने दे दिया। Yes, sir. अच्छा, और एक बात, काइनेटिक एनर्जी को हमने बताया, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी बता दूं इसके बाद, ठीक है। नाउ हियर नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी possessed by body due to its motion, ठीक है, is called
कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हमने ये काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन दिया, अब हम उसका एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है। लेट लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग, ये बॉडी है, किसी बॉडी का मास है जिसको हमने m ले लिया, इज मूविंग with a velocity v, then kinetic energy of body equal to half m into v square यूनिट, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा जब कोई बॉडी जिसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव करे, तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर, हाफ एम बी स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, क्लियर। सर मास ग्रेविटी हाइट ऑफ अ बॉडी, देखो mgh होता है फॉर्मूला, है ना। अब देखो हमने बॉडी को सर्टेन हाइट तक उठाया, नहीं ध्यान दे रहे हो, हमने बॉडी को एक सर्टेन हाइट तक उठाया, तो जब हमने किसी बॉडी को सर्टेन हाइट तक उठाया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट कर सकते हैं? पहला, मैं जितनी हाइट तक उठाऊंगा उसमें इतना गेन होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पर डिपेंड करता है, इसकी वेलोसिटी पर नहीं। क्या मतलब है, अगर आप काफी वेलोसिटी से भी यहां ले गए तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगा? नहीं, आप डिपेंड करेगा आप कितनी हाइट तक उठाए उस पर डिपेंड करेगा, पहला नंबर। दूसरा डिपेंड करेगा बॉडी का मास कितना है, और थर्ड बात है ग्रेविटी। बट ग्रेविटी तो हम लोग जी अर्थ पे कांस्टेंट ही लेते हैं, इसीलिए हम ग्रेविटी का जनरली बात नहीं करते। ऐसे ग्रेविटी पर भी डिपेंड होता है, पर ग्रेविटी तो हम बदल नहीं सकते ना। समझ में आ गया? क्या मास चेंज कर सकते हैं? बॉडी का मास चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते, मास कहीं चेंज नहीं होता है, ठीक है। पर हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ अटैच करके, स्टिच करके, बांध करके हम उसके टोटल बॉडी का मास बढ़ा सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। पर इंडिविजुअल किसी बॉडी का मास नहीं चेंज किया जा सकता, है ना। तो अगर हमने दो बॉडी को अटैच भी कर दिया और फिर उसको हाइट तक उठाया तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, ठीक है। तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, इस पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा। क्लियर? कंटिन्यू है वीडियो, पॉज है, लो, ओके, चल रहा है तो ठीक है। नाउ सुनो, आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अच्छा, मैं अभी एक काम करता हूं, अभी अबाउट टू सुनो, हम लास्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं आप लोगों को, बनाओ तो काइनेटिक एनर्जी निकालो बॉडी का, मैं देता हूं आपका। सपोज करो आप बॉडी है, इसका मास है 200 ग्राम, ठीक है। मास क्या है? 200 ग्राम, ठीक है। उसको हमने किसी सर्टेन हाइट पर उठाया, सपोज करो 10 मीटर पर उठाया हमने, ठीक है। 10 मीटर एक बॉडी है, मान लो यहाँ पर बॉडी है, इसका मास है 200 ग्राम। हमने क्या किया, इस बॉडी को सर्टेन हाइट तक उठाया। कितनी हाइट तक उठाया? 10 मीटर उठाया। तो यहां जाकर के बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ तो। चलो मैंने सब टाइम दिया थोड़ा आप लोगों को, बताओ। मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, मास ऑफ द बॉडी इज 200 ग्राम। मैंने बॉडी को 10 मीटर उठाया ऊपर, इस जगह पर जाके
what will be the potential energy? 9.8. Sir, 20,000 joule. 20,000 joule. 20,000 जूल। अब मैं चेक कर लेता हूँ। 20,000 जूल पक्का? आर यू श्योर? आप श्योर हो ना 20,000 जूल? चलो हम क्या कर रहे हैं, अभी सबसे पहले हम जानते हैं एक्सप्रेशन क्या है, mgh यही होगा। मास क्या कितना है, 200 ग्राम। हम इसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। ऑन एन एवरेज हम लोग क्या करेंगे, 9.8 को हम लोग 10 पकड़ लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द हाइट, हाइट क्या है 10 मीटर। अब देखो क्या होगा, ये कैंसिल इसके साथ, 2 जीरो खत्म हो गया कैंसिल। देखो 2 जीरो कैंसिल विद दिस 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल विद दिस 1 जीरो, तो 20 जूल। अभी क्या आ रहा था, 2000 जूल। तो अभी आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना, दैट विल बी द सेम। आप देख लो, एक बार चेक कर लो। तो देखो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने जल्दी में बोल दिया, बट देखो कहाँ मिस्टेक हो गया, हमने मास को नहीं बदला। मतलब यूनिट को बदलना पड़ेगा ना, या ग्राम को केजी में लाना पड़ेगा ना, बिकॉज हमको तो जूल लिखना है, ऐसा यूनिट। या तो आप ऐसा यूनिट में एक्सप्रेस करोगे या तो सीजीएस में एक्सप्रेस करोगे। अगर आप बोलोगे सर ठीक है हमको यहाँ केजी में नहीं बदलना, नहीं बदलो, आप इसको बदल लो ना, मीटर को बदल लो। तब आपको मीटर में बदलना होगा सेंटीमीटर में, तभी ना आप सीजीएस में डालोगे। और सीजीएस में आप डालोगे तो कौन क्या होगा, जूल के बदले क्या लिखोगे, सीजीएस में डालोगे तो अर्ग लिखोगे, ठीक है। पर अगर मैं आपको यही बोलूं यहां पर इसको अर्ग में कन्वर्ट करो, व्हाट विल बी दैट, 20 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, क्या होगा यहाँ पर, यस यानी कि अगर हमको अर्ग में इसको कन्वर्ट करना है इसी को, तो 20 जूल है, और हमको पता है कि 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग। तो यानी कि आंसर हो जाएगा 2 0 1 2 3 4 5 6 7, इतना अर्ग हो जाएगा। समझ गए? यानी कि हमको अगर जूल को एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जूल को अर्ग में करना है, तो विल मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। 10⁻7 है ना। हाँ आगे इसको आप ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 × 10⁸, ऐसे लिख सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। अगर आपको बोल रहे हो कि सर ऐसे नहीं लिखना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.2 × 10⁹, ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ लिख सकते हो ना, 20 × 10⁷ पहले से ही लिखा हुआ है। हाँ लिखा ही तो, देखो तुम लिखा ही हुआ, ठीक है। आई एम गिविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बनाओ तो मैं देता हूँ अगला क्वेश्चन। सो ओके, thank you all of you, will continue with the next topic. Thank you, Thank sir. you. Sir, it down.